नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की क्लास से हम चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू करेंगे। देखिए, पहले वीडियो में हम चतुर्भुज क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हमने देखा था कि संरेख और असंरेख क्या होता है। यदि कोई भी बिंदु 2, 3, 4 एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख कहलाते हैं। अब यदि इनमें से किसी एक बिंदु की स्थिति अपन बदल दे और उनको आपस में क्रम से मिलाते हैं तो हमें आकृति प्राप्त होती है, जो कि एक त्रिभुज की आकृति है। देखिए, हम जानते हैं कि तीन संरेख असंरेख है। तीन असंरेख बिंदुओं को युग्मों में जोड़ने पर जो आकृति प्राप्त होती है त्रिभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये तीन अपने पास से संरेख बिंदु है, एक ही रेखा पर है, ये मैंने खड़ी रेखा पर दिखाए हैं। इनकी स्थिति अपन बदल देते हैं तो दो तो ये क्या है, एक ही रेखा पे है, और तीसरा हमने अलग कर दिया है और इनको आपस में मिलाते हैं तो अपने को एक त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यदि एक रेखा पर चार बिंदु है, यानी कि चार संरेख बिंदु है, उनकी स्थिति अपन बदल देते हैं तो ये देखो चारों बिंदुओं की स्थिति अपन ने बदल दी तो हमें एक चतुर्भुज की आकृति प्राप्त होती है। तो एक तो चतुर्भुज अपने पास इस तरीके का सब प्राप्त हो गया और एक इस तरीके से प्राप्त हो गया है। ये अंदर की तरफ इसके अंदर एक कोण जा रहा है। तो इनकी विशेषताओं के बारे में अपन आगे की क्लास में बढ़ते रहेंगे, जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। अब देखिए, यदि सभी बिंदु संरेख हो अर्थात एक ही रेखा में हो तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है, जो कि ये दे रखा है। यदि चार बिंदुओं में से तीन संरेख हो, चार बिंदुओं में से तीन संरेख हो तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। ये असंरेख होगा। यहाँ पर चार बिंदुओं में से यदि तीन असंरेख हो तो हमें क्या होता है, एक त्रिभुज प्राप्त होता है। और यदि चार में से कोई तीन बिंदु असंरेख या संरेख न हो, संरेख न हो या इसको असंरेख बोल सकते हैं, संरेख न हो तो हमें चार भुजाओं वाली एक आकृति प्राप्त होती है। चारों बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। एक चतुर्भुज की चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष और चार विकर्ण होते हैं। तो देखिए, जो चतुर्भुज का निर्माण होता है वो संरेख और असंरेख बिंदु जो होते हैं एक रेखा पर, उनकी स्थिति से हमें प्राप्त होता है। अब इतनी जानकारी के बाद में अपन देखते हैं कि चतुर्भुज के अंदर जो चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष और चार विकर्ण होते हैं उनके बारे में बताता है, तो वो क्या होते हैं। तो देखो, संरेख असंरेख की स्थिति के बाद में हम चतुर्भुज को कुछ इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। चार रेखाखंडों को मिलाने पर बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये जनरल परिभाषा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये थोड़ी हटकर डेफिनेशन थी संरेख असंरेख बिंदुओं की स्थिति के आधार पर जो मैंने आपको बता दी। तो देखिए, चित्र में एबीसीडी की एक चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी व डी ए है तथा चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी है और चार शीर्ष ए बी सी डी है और विकर्ण ए सी व बी डी है। ये देखिए एक चतुर्भुज है। दिखने में हमें कैसा नजर आ रहा है, आयत। तो आप मान के चले आयत भी क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, चार रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होनी चाहिए। तो देखो, ये एक, दो, तीन, चार, चार रेखाखंड हो गए और बंद आकृति है, चतुर्भुज हो गया है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। चार भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चार शीर्ष हो गए ए बी, बी सी, चार शीर्ष हो गए इसके ए, बी, सी और डी, और इनकी स्थिति के आधार पर ही चार कोण हो गए, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और दो विकर्ण है, एक ए सी और एक बी डी विकर्ण। ये दो विकर्ण हो चुके हैं। अब इसी प्रकार से ये जो सारी विशेषताएं है, ये यहाँ पर एक आकृति अपने को नजर आ रही है, चार भुजाओं से घिरी आकृति वर्ग है। तो वर्ग भी एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है। ठीक है, इसके अंदर भी चार भुजा, चार शीर्ष, चार कोण और दो विकर्ण होते हैं। अब ये एक चतुर्भुज और दिखा रखा है इस तरीके से। अब इस टाइप में आपको दो चतुर्भुज देखने को मिलते हैं। एक होता है समचतुर्भुज और एक होता है समांतर चतुर्भुज। तो समचतुर्भुज यानी कि इस प्रकार की आकृति में यदि ये जो भुजाएं हैं इसकी सम्मुख भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर हो तो वो समचतुर्भुज कहलाता है।
और अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और वही स्थिति इसके अंदर है, चारों चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं। एक चतुर्भुज आपका इस तरीके का होता है। तो देखिए इसमें क्या है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या है, समांतर होता है, और वही चार भुजाएं, चार कोण, चार शीर्ष और दो विकर्ण इसके अंदर होते हैं। एक जनरल बात है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है। अब बारी बारी से अपन क्या है, ये देखिए हमने यहाँ पर कुल मिला के चार भुजाओं से घिरी जो बंद आकृति है वो कितनी प्रकार से देखिए, एक आयत के रूप में, वर्ग के रूप में, समचतुर्भुज के रूप में, समांतर चतुर्भुज के रूप में, और इसको कहते हैं अपन समलंब, समलंब चतुर्भुज। तो एक हो गया अपना पांचवा समलंब चतुर्भुज। अब इसी प्रकार से एक चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति और होती है इस तरीके से पतंग के आकार की, लेकिन उसको चतुर्भुज अपन कहते नहीं है। और क्यों नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें अपन इनके बारे में जानकारी एक को लेकर चलेंगे, उसके आधार पर अपन देखेंगे। तो कुल मिला के अपने पास 5 चतुर्भुज है और एक अन्य प्रकार का छठवा है। अब देखिए सबसे पहले हम चतुर्भुजों के प्रकार को हमने देखा यहां पर इस तरीके से 6 प्रकार हो गए। एक समांतर चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और ये पतंग। अब सबसे पहले अपन लेकर चलते हैं समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम्स। तो हम इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज के जो जितनी भी विशेषताएं होगी उन संपूर्ण विशेषताओं के बारे में देखेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है और क्या कंडीशन से होती है। तो देखिए चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है तो यह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसकी परिभाषा है, देखिए 3 तरीके से परिभाषा मैंने इसकी यहां पर डिफाइन किया आपके लिए। पहली परिभाषा में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म अगर समांतर है तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है, यदि सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तीसरी परिभाषा है इसकी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो यह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज, ये जैसे एक यहां पर ए बी सी डी आपको समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ए बी सी डी। 3 प्रकार से अपन ने डेफिनेशन देखी है भुजाओं के दोनों युग्म समांतर। तो एक तो एडी भुजा, एडी भुजा समांतर है बीसी भुजा के, और एक है ए बी भुजा जो कि समांतर है डीसी भुजा के। ये दो युग्म हो गए हैं भुजाओं के। अगर ये दोनों समांतर है, दोनों युग्म पहला और दूसरा, तो चार भुजाओं से घिरी बंद जो आकृति है वह एक समांतर चतुर्भुज होगी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए कोण के रूप में सम्मुख कोण, इसके सम्मुख की बात कर रहा है तो एक के सामने सी है और बी के सामने डी है, तो कोण ए बराबर होता है कोण सी के और कोण बी बराबर होता है कोण डी के। फिर है चतुर्भुज में जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख के शीर्षों को मिलाने पर हमें जो रेखाखंड प्राप्त हो रहा है वह विकर्ण कहलाता है। तो ये विकर्ण एक दूसरे को देखो यहां पर बिंदु ओ पर क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। अब ये कैसे पता चलता है, ये नापने पर पता चल जाता है। इसको सिद्ध भी अपन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की क्लास में अपने को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, सेल्फ अंडरस्टूड है। आप मान के चले कि जो ओ ए और ओ सी है, यहां से ओ ए और ओ सी दोनों बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को यहां पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इस बिंदु से लेके ए की तरफ की दूरी और इस ओ से लेके सी की तरफ की दूरी दोनों बराबर होते हैं, और ओ से बी तक की दूरी और ओ से डी तक की दूरी ये दोनों बराबर होती है। अगर वह समांतर चतुर्भुज है तो ये कंडीशंस उसके ऊपर लागू होगी। अब देखिए एक अन्य विशेषता और बता दूं मैं समांतर चतुर्भुज की आपको। शीर्ष ए है और इसकी सम्मुख भुजा है BC। तो शीर्ष ए से इसकी सम्मुख भुजा पर यदि हम एक लंब डालते हैं, यानी कि एक समकोण का निर्माण करते हैं जो कि शीर्ष ए पर मिल रहा है, तो ये AP जो भुजा है, इसी तरीके से शीर्ष C से हम इसकी सम्मुख भुजा AD पर भी एक समकोण का निर्माण कर सकते हैं जो कि QC या CQ के रूप में है। यह समांतर चतुर्भुज में इसकी ऊंचाई के रूप में जानी जाती है।
अब देखिए ऊंचाई शब्द का समांतर चतुर्भुज में क्या रोल है। हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं ऊंचाई गुणा आधार के रूप में पढ़ते हैं, या आप इसको आधार गुणा ऊंचाई के रूप में याद रखते हैं। तो आधार इसका BC के रूप में हो जाता है और ऊंचाई इसकी AP या CQ के रूप में हो जाती है, जो कि दोनों बराबर है। तो अब आगे देखिए अपन जो समांतर चतुर्भुज की अपन ने परिभाषा ये पढ़ी है उसको हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज में हमने पढ़ा सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज कौन होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इसका देखो जो वायस वर्षा होता है, वायस वर्षा या उल्टा जिसको बोलते हैं अपन, इसके विपरीत भी सत्य होता है। तो एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब उसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। जो चतुर्भुज अपन बनाते हैं तो उसके अंदर सम्मुख कोणों का युग्म बराबर हो। और एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपको इसका उल्टा भी याद रखना है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो आपको मान के चलना है कि वह समांतर चतुर्भुज है, वह समांतर चतुर्भुज है। और अगर सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो भी वह एक समांतर चतुर्भुज होगा, और सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है तो भी वह समांतर चतुर्भुज होगा। इनमें से कोई सा भी एक आपको दिया जा सकता है और तीनों के लिए ही वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए आगे समांतर चतुर्भुज की एक अन्य विशेषता है, वो क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसे ये आकृति अपन ने समांतर चतुर्भुज की ले रखी है ABCD, तो इसमें एक विकर्ण अपन ने BD लिया है, विकर्ण BD। अब त्रिभुज दो मिल रहे अपने को, एक त्रिभुज तो ये रहा और दूसरा त्रिभुज ये रहा, जो कि इस विकर्ण के द्वारा विभाजित है। अब देखो अगर इस आकृति को अपन यहां BD के अनुरूप काट दे, काट कर अगर इन दोनों को मिला दे एक ही भाग पर, पहले त्रिभुज को यदि दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुज के अंदर हमने देखा था सर्वांग समता की परिभाषा क्या होती है कि आकृति और आकार दोनों बराबर होने चाहिए। आकृति एवं आकार बराबर है तो वह सर्वांग सम आकृति होती है। तो यहां पर देखिए त्रिभुज एक की आकृति त्रिभुज की है और ये दूसरे हिस्से की भी त्रिभुज की है। आकृति समान है, आकार समान है, तो त्रिभुज एक और त्रिभुज दो यहां पर क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ABD, ये AB और D, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है। त्रिभुज BDC, BD और ये C। अब यहां पर देखिए ये तो विकर्ण हमने इधर ABD वाला लिया है। अब अगर अपन AC विकर्ण को ले तो AC विकर्ण को ले तो त्रिभुज के केवल नाम बदलेंगे, बाकी विशेषता वो की वही रहेगी। तो यहां पर त्रिभुज ABC बन रहा है, ये देखिए ये AB और C पहला त्रिभुज, और दूसरा बन रहा है आपका ADC। ADC बोल दो, ACD बोल दो, कुछ भी बोलो आप आगे पीछे बोल के, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, इसमें सर्वांग सम होते हैं। अब चूंकि सर्वांग समता और में हमने पढ़ा था, जब समरूप पढ़ा था और सर्वांग समता पढ़ी थी, दो समरूप में क्या होता है, आकृति उसकी समान होनी चाहिए, छोटी बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सभी सर्वांग सम जो आकृतियां है, सर्वांग सम आकृतियां जो है वो समरूप होती है। तो यहां पर ये भी लाइन आप याद रखें कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो
समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांग समता के साथ वो क्या होते हैं, समरूप भी होते हैं। अब आगे की इसकी देखो विशेषता क्या है वो देखते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, अब देखो विकर्ण बराबर हो की बात कर रहा है। अब जैसे ये अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसके विकर्णों की स्थिति को देखते हैं अपन। यहां पर अपने पास एक विकर्ण AC है, दूसरा है BD। तो देखते हैं कि जो OA का मान है, OA का जो मान है वो OB से छोटा है। देखने से ही पता चल रहा है, अंदाजे से ही अपने को। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो OC का जो मान है वो OB या OD से छोटा है। यानी कि ये जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये दो भुजाएं इस दो भुजाओं के बराबर नहीं है, यानी कि चारों विकर्ण बराबर नहीं है। अब अगर इस विकर्ण को अपन बराबर कर दे, यानी कि इसको बढ़ाए और फिर इसको इस शीर्ष से मिला दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो समांतर चतुर्भुज है वह आयत में बदल जाता है। देखिए यहां आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं उसकी विशेषता होती है कि विकर्ण जहां समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वहां से उसकी सभी चारों भागों की जो लंबाई है वो बराबर होती है। OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD। तो जो समांतर चतुर्भुज है वो किस में बदल गया, आयत में बदल जाता है। कब, जब उसके विकर्ण बराबर हो। फाइन। देखिए ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि OB जो है और OD जो है, OB और OD ये दो भाग है वो इससे बड़े हैं, इज ग्रेटर देन OA और OC। अब आगे देखिए क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो अब दूसरे भी चीज क्या है, आयत की है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से है। क्या कह रहा है, कोणों के समद्विभाजक। यहां शीर्ष A पर कोण का समद्विभाजक a/2 और a/2 है, शीर्ष B पर b/2 b/2 और इधर से c/2 c/2, इधर से d/2 और d/2। यानी कि कोणों का अर्धक लेना है और उनको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने पर यहां पर एक आकृति अपने को PQRS नजर आ रही है, तो यह आकृति एक आयत की होती है। इस जो लाइन का स्टेटमेंट है उसके अनुसार क्या होता है, कोणों के समद्विभाजक है, कोणों के अर्धकों को जब आगे बढ़ाते हैं या कोणों के समद्विभाजक को जब आगे बढ़ाते हैं तो उनके प्रतिच्छेदन से हमें एक आकृति प्राप्त होती है और वह आकृति एक आयत की आकृति होती है।